आज हम बात करेंगे हायर आयोनाइजेशन एनर्जी की। हायर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि हायर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करने जा रहा हूँ। हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से, और क्यों थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। हमेशा याद रखना कि आयोनाइजेशन एनर्जी का नंबर जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की जो उनकी वैल्यू है वो भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। और जितना आयोनाइजेशन एनर्जी का नंबर जो उनसा होगा वो कम होता चला जाएगा, उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो उनसी होगी वो भी कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करने जा रहा हूँ मैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, यानी कि वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए जो एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे ना उसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने खारिज करना है उस वक्त उसको जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो ना उसको आप नाम दोगे कौन सी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है ना। समझ आ गया आप, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की एग्जांपल दे देता हूँ। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आप मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +1। एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और कोई भी एक ऐसा एटम नहीं है जो इसे 6 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो सके। नहीं, ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैग्नीशियम के लिए। तो क्या करता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पहले खारिज करता है। जैसे ही मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को खारिज किया जाता है तो उस वक्त हम इस मैग्नीशियम एटम को जो सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो ΔH1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IE1। वो कितनी प्रोवाइड करते हैं आप, 738 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर जाके ये मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल पाता है। अब सेकंड आयोनाइजेशन की एनर्जी क्या होगी, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में से दूसरा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी उसको कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove second electron after the removal of first electron is called second ionization energy। यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के बाद जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन की रिमूवल करवा रहे हो ना उस वक्त जो आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे सेकंड इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के दौरान, जब आप एटम के वैलेंस शेल में सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करोगे उसको आप कहोगे कौन सी एनर्जी है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो सी होगी, ठीक है ना। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के दौरान जो आप इसको एनर्जी प्रोवाइड सेकंड इलेक्ट्रॉन की रिमूवल करवा रहे हो आप मैग्नीशियम एटम के वैलेंस शेल में से, उस दौरान जो आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे उसको आप कहोगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के बाद जो सेकंड इलेक्ट्रॉन की रिमूवल करवाना चाहते हो मैग्नीशियम एटम के वैलेंस शेल में से, उस दौरान जब आप उसको दूसरी दफ़ा एनर्जी दोगे उस सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, उस एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी का नाम देंगे, वो कौन सी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मैग्नीशियम एटम के वैलेंस शेल में से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो उस दौरान जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए उसको हम नाम देंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और सेकंड के लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। अब वो इतनी होगी, वो इतनी होगी, यानी कि मैग्नीशियम एटम है, ये मैग्नीशियम आयन है, इसके ऊपर +1 चार्ज है। जैसे ही ये इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +2 चार्ज आ जाएगा,
एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो उस दौरान कितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करनी पड़ेगी, डेल्टा H2। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 1450 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, ठीक है ना। मैग्नीशियम +1 में से एक और इलेक्ट्रॉन हमने निकालना चाहते हैं, तो एक और इलेक्ट्रॉन के लिए निकला, तो उस दौरान +1 साइन +2 में तब्दील हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन की रिमूवल से मैग्नीशियम एटम के सेकंड लास्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से मैग्नीशियम एटम, ये जो सा मैग्नीशियम का आयन है +2 वाला, ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है जी मैग्नीशियम एटम। कौन सा एटम है, मैग्नीशियम एटम है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब क्यों सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी और क्यों फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, ये वाला सवाल है कि वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, इसका जवाब मैं बताना चाहता हूँ। इसका जवाब ये है कि व्हेन वी रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे होते हो, ठीक है ना, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे होते हो, यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी इसके न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उतना ही न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन है ना शेल्स के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज होगा, 12 प्रोटॉन मौजूद होंगे। ठीक है ना, जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो, ठीक है ना, मैग्नीशियम एटम में से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो, कितनी एनर्जी दी, डेल्टा H1 738 किलो जाउल पर मोल, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करके ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। तो अब क्या होगा, अब इसके शेल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज कम मौजूद है। अब इसके शेल्स के अंदर कितना नेगेटिव चार्ज मौजूद है, 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि इसके न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन मौजूद हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मौजूद होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या करेगा, रिमेनिंग बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ज़्यादा अट्रैक्ट करना शुरू होगा ना, तो वैसे ही एटम का साइज़ भी कम हो जाएगा। ठीक है ना, एटम का साइज़ भी थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी कि ये एटम का साइज़ भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी कि पहले थोड़ा सा बड़ा आपको एटम नज़र आ रहा होगा ना, यहाँ पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला, न्यूक्लियस के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, 12 प्रोटॉन मौजूद हैं, जबकि 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इसके शेल्स के अंदर, जिसकी वजह से एटम का साइज़ कम हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है। ठीक है ना, 12 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर और कम नेगेटिव चार्ज मौजूद है शेल्स के अंदर, जिसकी वजह से प्रोटॉन क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो सा वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर इसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई है। अब इसको यहाँ से फ्री करवाने के लिए कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, डेल्टा H1 से डबल, डेल्टा H2 इज इक्वल टू 1450, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फिर जाके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा। अदरवाइज़ इसको रिमूव करना नहीं हो सकता, अदरवाइज़ इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, समझ आ गई आपको। जैसे ही ये रिमूव हो जाएगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा ना, तो अब ये शेल जो सा होगा, ये वैलेंस शेल, ये गायब हो जाएगा। ठीक है ना, गायब हो जाएगा। और मैग्नीशियम एटम के सेकंड लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, जो इसे मैग्नीशियम एटम जो क्या बन चुका है मैग्नीशियम आयन, इसको ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल कर देंगे। ठीक है ना, समझ आ गई। मैग्नीशियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के बाद
मैग्नीशियम आयन में तब्दील हो गया है और ये अब ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल भी हो गया है। किसके रूल के मुताबिक? ऑक्टेट रूल के मुताबिक। समझ आ गई कि क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली ज़्यादा होती है और क्यों फर्स्ट वाली कम होती है। सेकंड वाली इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी वजह मैंने ये लिखी हुई है कि व्हेन वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो फ्रॉम वैलेंस शेल में से, देन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, देन द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड। बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। एंड रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन की रिमूवल क्या हो जाएगी? बिकम डिफ़िकल्ट हो जाएगी। सो हाई एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिकदार में हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। दैट्स वाई सेकेंड, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मिकदार में हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है ना, टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। That's why second ionization energy is always higher than the first ionization energy। और क्या कहना, और इसकी एप्लीकेशंस हैं ये कि ionization energy is used to identify the metals, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है ना। ionization energy को हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ionization energy को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की, यहाँ पर मैं बनाकर भी दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल। ये सारा हिस्सा जो सब ब्लैक में ऐड किया हुआ, ये सारा मेटल्स का है। ये पीरियोडिक टेबल मैंने बनाया, ये सारा मेटल्स का है, और इसके नीचे भी 2 लाइनें होती हैं। इसके नीचे भी इस तरह से 2 लाइनें बनी होती हैं, और यहाँ पर करके भी ये मेटलॉइड्स हैं, और यहाँ पर करके नॉन मेटल्स हैं, यानी कि गैसेस। ये क्या हैं? ये मेटल्स हैं। ये क्या हैं? ये मेटलॉइड्स हैं, यानी कि ऐसे मेटलॉइड्स वो सब्सटेंसेस होती हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। मेटल्स वाली भी प्रॉपर्टी मेटलॉइड्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी मेटलॉइड्स में एग्जिस्ट होती हैं, ठीक है ना। यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ मेटलॉइड में के एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर सिलीनियम है। ये सिलीनियम क्या करता है? ये जब लाइट पड़ती है ना सिलीनियम मेटल के ऊपर, इस सिलीनियम के ऊपर, तो ये कंडक्टर बन जाता है, यानी कि आसानी से इसमें से करंट पास हो जाता है। लेकिन जैसे ही, जो कि मेटल की प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे ही इस सिलीनियम को अंधेरे में इसमें से करंट पास करेंगे ना, तो ये इसमें से करंट नहीं गुजर पाएगा, तो ये नॉन मेटल एक्ट करेगा। यानी कि करंट ना गुजरना ये नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि सिलीनियम नॉन मेटल और मेटल दोनों तरह की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, इसलिए ये क्या है? मेटलॉइड है। सिलीनियम के अंदर मेटल वाली भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, नॉन मेटल वाली भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये क्या है? मेटलॉइड है, कि जिसके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, मेटल वाली भी और नॉन मेटल भी, ठीक है ना। मेटलॉइड जिसे कहते हैं। अब मेटल्स जो उनसे होती हैं, मेटल्स इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि मेटलॉइड्स की क्या होती है? इंटरमीडिएट होती है। यही लिखनी है यहाँ पर कि मेटल्स हैज़ लो आयोनाइजेशन एनर्जी, नॉन मेटल्स हैज़ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, जबकि मेटलॉइड्स हैज़ इंटरमीडिएट आयोनाइजेशन एनर्जी। बस ये लिखना है।
ठीक है ना। और अब उसके बाद आप इससे आयनाइजेशन एनर्जी से किसी भी मेटल की वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये देखें ऐसे करके कि जब आप ठीक है ना, जब आप यहाँ पर वैलेंसी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्नीशियम एटम की वैलेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि मैग्नीशियम एटम के वैलेंस शेल में से जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, उस वक्त एनर्जी दी 738 किलो जॉल पर मोल, इतनी एनर्जी प्रोवाइड की डेल्टा H1। लेकिन जैसे ही दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला यहाँ से, तो उस वक्त कितनी एनर्जी प्रोवाइड की, 1450 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है ना। अब यहाँ से ये शेल जो सा होगा, ये शेल सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड लास्ट शेल होगा ना, सेकंड लास्ट शेल के अंदर जब आप वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पर इसकी कितनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे, यहाँ पर डेल्टा H3 7500 कुछ होगी, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, तो समझ लेना कि वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो नहीं है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। जहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डबल हो जाए, ठीक है ना, वो समझ लेनी है। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखो कितनी कम है, और मैग्नीशियम एटम की, और मैग्नीशियम एटम की सेकंड वाली आयनाइजेशन एनर्जी देखो डबल हो गई है, फर्स्ट वाली से डबल हो गई है, ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि यहाँ तक आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हो आप। जब आप तीसरी दफ़ा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने की कोशिश करोगे वैलेंस शेल में से मैग्नीशियम एटम के, तो उस दौरान जो सी आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो 7500 किलो जूल पर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये ट्रिपल से भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले में ये आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, थर्ड वाली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मैग्नीशियम एटम की, वो ट्रिपल से भी बहुत बढ़ गई है। ट्रिपल भी नहीं है, चौथी दफ़ा भी नहीं है। आप इसको 10 दफ़ा भी जमा करोगे ना, तब भी ये नहीं आ सकती, इतनी ज़्यादा ये हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है। इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम आ रही हो ना, वहाँ तक हम रखेंगे कि यहाँ तक भाई मैग्नीशियम एटम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना, और उतना ही चार्ज यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि मैग्नीशियम एटम को के वैलेंस शेल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया हमने, तो +2 चार्ज आ गया, ठीक है ना। +3 नहीं लगा सकते। +3 क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन हम नहीं खारिज कर सकते, क्योंकि जब हम खारिज करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से कई गुना ज़्यादा है। फर्स्ट आयनाइजेशन मैग्नीशियम एटम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से कई गुना ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तक मैग्नीशियम एटम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को रखते हैं। तो इसलिए +3 नहीं आ सकता, +2 ही आएगा। इस तरह से हम वैलेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की थ्रू आयनाइजेशन एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए। किस तरह से आपको प्रोवाइड कर, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ द डिफरेंस टू आयनाइजेशन एनर्जी, जब 2 आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस इज़ हायर देन द लोअर आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द वैलेंसी। कह रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 2 आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर, जब 2 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, देन द लोअर एनर्जी इज़ द वैलेंसी। तो जो उनसे लोअर एनर्जी होगी वो वहाँ तक आप उस वैलेंसी को रखेंगे। यानी कि यहाँ पर देखो 2 आयनाइजेशन डेल्टा H2 की
वैल्यू और डेल्टा H3 की वैल्यू का सम लो। हाँ 7400 डिफरेंस लो। हाँ 2 आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस लो यहाँ पर 1450। क्या आएगा हमारे पास 0 5 5 में से 4 गए 1 7 में से 1 गया 6। इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो आप क्या करोगे, तो अब जो उनसी लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जो उनसी लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वहाँ तक, यानी कि यहाँ तक रखोगे मैग्नीशियम एटम की आयनाइजेशन एनर्जी को, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को, और इसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है ना। तो चूँकि 2 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ डिटरमाइंड हो रही हैं मैग्नीशियम एटम के वैलेंस शेल में से, जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं, ठीक है ना। मैग्नीशियम एटम के वैलेंस शेल में से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए तो 2 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो इस तरह मैग्नीशियम एटम की वैलेंसी भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, +2 आ जाएगी। वैलेंसी आ गई +2, क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं। अब ये +2 कैसे आया, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मैग्नीशियम एटम के वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज हुए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम की मदद करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर, मदद करने के लिए जा रहे हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन, किसी दूसरे एटम की मदद करने जा रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो मदद करने जा रहे हैं ना वो 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक पॉजिटिव काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन करने जा रहे हैं मदद दूसरे एटम की, 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2 आ गया चार्ज। इस तरह से आप मैग्नीशियम एटम की वैलेंसी को इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है ना। वैलेंसी को कहाँ पर रोकेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को कहाँ पर रोकेंगे, कि जहाँ पर 2 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ के दरमियान जो सा डिफरेंस हो वो बहुत ज़्यादा है ना, तो उसमें से कम वाली आयनाइजेशन एनर्जी जो सी होगी ना, वहाँ पर आपने उस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को रोक लेना है, और उतनी ही उस एलिमेंट की वैलेंसी का नंबर रख लेना है, और उसके ऊपर और उस नंबर के साथ पॉजिटिव चार्ज लगा देना, क्योंकि चूँकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी थोड़ी सी में समझ आ गई हो, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।